भी उन्होंने 7 क्लासेस लेके है, तो इसको आपने फिलअप करना है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, फिर इसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है जो कि पोल्यूशन के बेस पे है। पोल्यूशन हमारे पास क्या है, पोल्यूशन आलूदगी को कहा जाता है, यानी गंदगी को कहा जाता है। तो पोल्यूशन के हमारे पास बहुत सारे अकसाम हैं। यहाँ पर उन्होंने 4-5 दिए हुए हैं। पोल्यूशन ऑफ एयर, पोल्यूशन ऑफ वाटर, सोयल यानी सोयल की पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्रॉम नॉइस, और भी बहुत सारे दिए हुए हैं। हमारे पास जो फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है वो है एयर पोल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन। एयर हमारे पास क्या है, एयर हवा, यानी इस सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में हमारे पास ज़मीन के इर्द गिर्द जो कंबल एयर की बनी हुई है, ये हमारे पास किस लिए है, ये सांस लेने के लिए है। इसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर जो है वो नॉर्मल प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्लांट इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फूड खुराक तैयार करते हैं। ये हमारे पास इस एयर में 99.9% जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर वेपर है। ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस लेने के लिए, यानी अपने एनर्जी को बनाने के लिए। वाटर वेपर जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट ले लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए। जब हम एयर को पोल्यूट करते हैं, हम किस वजह से पोल्यूट करते हैं, यहाँ पर व्हीकल से हमारे पास बहुत सारे धुएं निकलते हैं। हमारे पास सॉक्स यानी कार्बन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मुख्तलिफ टॉक्सिक गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में खारिज होते हैं, एयर में जाते हैं और इससे जो है वो एयर पोल्यूट हो जाता है और वो फिर नुकसान करते हैं एनिमल की भी और प्लांट की भी। फिर इसके बाद जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है वो वाटर की पॉल्यूशन है। वाटर जो है वो हमारे पास अर्थ में तकरीबन 71% ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारे पास 71% जो है वो अर्थ जो है वो वाटर से बना हुआ है और तकरीबन 65% हमारे बॉडी जो है वो वाटर से बना हुआ है। हमारे बॉडी में तकरीबन 65 से लेकर 89% तक वाटर ही है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारे पास सबसे जो एबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो वाटर ही है। और वाटर जो हमारे पास है, वाटर के अंदर भी बहुत सारे स्पीशीज़ जो है पाए जाते हैं जिसको हम एक्वेटिक स्पीशीज़ कहते हैं। अगर हम वाटर को पोल्यूट करेंगे तो हमारे पास इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा और जो एनिमल्स इस वाटर में है वो अपनी ज़िंदगी को बरकरार नहीं रख सकेंगे और वो मर जाएंगे और इसकी वजह से माहौल पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और किस वजह से, इसकी काजेज़ क्या क्या है वाटर पोल्यूशन की। तो वाटर पोल्यूशन की मुख्तलिफ टाइप ऑफ काजेज़ है। अगर हम रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज़ करें और फिर इसको हम वाटर में डाल दें तो हमारे पास वाटर पोल्यूट हो सकता है। मुख्तलिफ टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट जो है अपने वाटर के तरफ बढ़ा देते हैं, तो इससे भी वाटर पोल्यूट हो जाता है। जिस तरह हम ऑयल पिल्स, यानी जब टैंकी ख़राब हो जाती है, शिप्स ख़राब हो जाती है पानी में, इससे जो ऑयल निकलते हैं वो सरफेस पे चढ़ जाते हैं, इससे वाटर पोल्यूट होता है। और इस तरह बहुत सारे काजेज़ हैं वाटर पोल्यूशन के भी और एडवर्स इफेक्ट काज करते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद तीसरा कैटेगरी जो उन्होंने दिया हुआ है ये है सोयल पोल्यूशन, यानी जब हम ज़मीन पे गंदगी फैलाते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास सोयल पोल्यूशन बन जाता है। और सोयल पोल्यूशन में हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरह उन्होंने दिया हुआ है कि हम सोयल को किस तरह से कंटिमिनेट यानी गंदा कर सकते हैं। हम हाइड्रोकार्बन सोयल को ऐड करते हैं, हम हेवी मेटल्स जितने भी हैं, प्लेटिनम हुआ, निकल, जिंक, कॉपर, ये चीज़ें जो है वो हम ऐड करते हैं सोयल की तरफ। हर्बिसाइड्स, हम हर्ब्स को मारने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, इससे भी सॉइल जो है वो पोल्यूट होता है। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इससे भी सॉइल पोल्यूट होता है। और क्लोरीन की वजह से भी सॉइल पोल्यूट होता है। तो इसी वजह से जब सॉइल पोल्यूट हो जाता है तो वो ज़रखेज़ नहीं रहता, वो डेजर्ट बन जाता है और इसकी वजह से इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और इंसान को बहुत सारा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। इसके बाद जो कैटेगरी उन्होंने दिया है वो है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन हमारे पास क्या है, आवाज़ों की वजह से जो जहन पे दबाव पड़ता है, तो इसको हम वॉइस पोल्यूशन कहते हैं। एक है हमारे पास म्यूज़िक और एक है नॉइस। नॉइस हमारे पास नॉन रिथमिक साउंड्स है। जब भी साउंड्स की कोई रिदम नहीं होती तो उस साउंड्स को हम
नाइस कहते हैं। जब रिथमिकली साउंड्स अरेंज हुए होंगे तो इसको फिर हम म्यूज़िक कहेंगे। वो इंसान के जहन पे जो है वो एडवर्स इफेक्ट नहीं काज करेगा, वो एक प्लीजेंट इफेक्ट काज करेगा। लेकिन जब ये रिदम में नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, आर्डर में नहीं होंगे, सीक्वेंस में नहीं होंगे ये साउंड्स, तो फिर ये अब हमारे जहन में एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं और इससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेते हैं, जिस तरह डिप्रेशन, एनजाइटी, और इस तरह बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ पे भी इसका असर है और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। फिर हमारे पास इसके बाद जो है वो विजुअल पॉल्यूशन आता है। विजुअल पॉल्यूशन क्या है? विजुअल पॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम चीज़ें जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, यानी जब ईयर गंदा हो जाता है तो फिर जो चीज़ें हमें दिखाई देते हैं वो साफ से दिखाई नहीं देते और इसी वजह से विजुअल पॉल्यूशन जो है वो काज होता है। और विजुअल पॉल्यूशन जो है उसकी जो मेन काज है, यानी एयर पॉल्यूशन की जो मेन काज है वो सारे विजुअल पॉल्यूशन की भी काज है। फिर इसके बाद रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है। पहले रेडियो एक्टिव को समझते हैं कि हमारे पास रेडियो एक्टिविटी क्या है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, तकरीबन इस यूनिवर्स में 118 यानी 118 एलिमेंट्स है, जिसमें 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है और बाकी जो है वो आर्टिफिशियल यानी इंसान ने खुद बनाए हुए हैं। जब एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाता है तो वो एलिमेंट खुद ब खुद जो है वो टूट फूट का शिकार बन जाते हैं और जब वो टूटते हैं तो इससे एक ख़ास किस्म की रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन कहते हैं, जिसको हम हाई एनर्जेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब कर जाते हैं। अगर हमारे स्किन पे वो रेडिएशन पड़ जाए तो हमें कैंसर हो सकता है, हमारे सेल डेथ हो सकते हैं, स्पर्म जो है वो डेथ हो सकता है और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से जो पॉल्यूशन काज होता है इसको हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एक्सरसाइज के तौर पर आपसे पूछा है कि हमारे पास पॉल्यूशन के कितने टाइप्स है। तो आप यहाँ पर हमने 5 टाइप तकरीबन पढ़े, तो आप ये 6 टाइप पढ़े तो आप ये 6 टाइप लिख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 8 में उन्होंने आपसे पूछा है कि लुक एट द क्लासिफिकेशन डायग्राम। क्लासिफिकेशन डायग्राम को आप देख लें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एकेडमिक स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया हुआ है, एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इनके आंसर आपने बताना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है बुक में। हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास पहला जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, फिर इसके बाद एकेडमिक काउंसिल को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च और दूसरा है हमारे पास डेवलपमेंट कमेटी और तीसरा हमारे पास वाइस चांसलर। फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च को एक और ब्रांच में डिवाइड किया है जिसको हम रिसर्च एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कमेटी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कमेटी को उन्होंने दूसरी शक्ल दी है जिसको हम फैकल्टी बोर्ड कहते हैं। फिर इसकी एक दूसरी शक्ल जो है वो कमेटी ऑफ कोर्सेज की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। जबकि वाइस चांसलर को हमने 1 2 3 4 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मास है, दूसरा हमारे पास है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमनिस्ट्स, फिर है हमारे पास फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फिर है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फिर है फैकल्टी ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक साइंसेज। फिर इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मास एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन, बेसिक फंक्शनल एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एंड सेकेंडरी एजुकेशन, शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोग्राम्स, रिसर्च मटेरियल डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन और इस तरह के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमनिस्ट की भी मुख्तलिफ कैटेगरी आप देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंसेज की भी आप देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की भी आप देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ की भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक एक्सरसाइज के तौर पर 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि हु हेड्स द ओपन यूनिवर्सिटी, के ओपन यूनिवर्सिटी का हेड जो है वो कौन होता है। तो हमने ऊपर जो है डायग्राम को अगर आपने गौर से देखा तो हमारे पास यहाँ पर एक ओहदा है जिसको हम हमारे पास क्या है वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर वीसी जो है वो यूनिवर्सिटी का हेड होता है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी फैकल्टीज आर देयर इन द एकेडमिक स्ट्रक्चर। एकेडमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने फैकल्टीज है। तो हमने अभी जो आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर इसकी 1 2 3 4 5 जो है फैकल्टीज है एकेडमिक बोर्ड की। फिर इसके बाद रिसर्च मटेरियल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फॉल अंडर विच कैटेगरी। रिसर्च एंड मटेरियल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। टू कैटेगरी नंबर फर्स्ट। कैटेगरी नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है
इंस्टीट्यूट ऑफ मास एजुकेशन, ये इसमें फाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिरी रिसर्च मटेरियल डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन, ये हमारे पास इस कैटेगरी में फाल करते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, के फैकल्टी ऑफ साइंस में जो है हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं, तो आप काउंट कर लें। यहाँ पर फाइव जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट फैकल्टी एंड हाउ मेनी डिपार्टमेंट आर देयर इन द फैकल्टी, के हमारे पास इसमें कौन सा जो है फैकल्टी सबसे लार्जेस्ट है, तो आप सबसे लार्जेस्ट फैकल्टी जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस हो, जिसकी में ज़्यादा जो है वो कोर्सेज हो, डिपार्टमेंट हो, वो सबसे लार्जेस्ट फैकल्टी है, उसको आप चूज़ कर ले। यहाँ पर आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। फिर उन्होंने आपको ये तरीका सिखाया है कि हम क्लासिफिकेशन इशू को किस तरह से कर सकते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन इशू को इस तरह से कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और फिर उन कैटेगरी की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है उन पे रोशनी डालते हैं। मेन करेक्टरिस्टिक्स को बड़े एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं। तो इसी तरह हम अपना जो क्लासिफिकेशन ऐसे है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास आता है क्या, एक्सरसाइज नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 9 में उन्होंने आपसे पूछा है कि सपोज यू हैव टू राइट एन एसे अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासमेट्स, क्या आपने मुख्तलिफ क्लासमेट के बारे में इसे क्लासिफिकेशन ऐसे लिखना है, तो आप किस तरह से इस ऐसे को लिख सकते हैं। यू कुड स्टार्ट ऑफ बाय डिवाइडिंग योर क्लासमेट्स इनटू 4 कैटेगरीज, आप अपने क्लासमेट्स को 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं और फिर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स है एक कैटेगरी की, एक क्लास की, फिर आप इसको कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने क्लासमेट पे क्लासिफिकेशन ऐसे लिख सकते हैं। जिस तरह उन्होंने आपका काम आसान कर दिया है और आपको बताया हुआ है कि हमारे पास 4 ग्रुप्स हमने अपने क्लासमेट्स के बनाए, एक है इंटेलिजेंट, एक है जो हमारे पास एवरेज, एक है गुड लुकिंग और एक है स्पोर्टी। फिर इसके बाद जो है वो हम किस तरह से अपना क्लासिफिकेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने पहले वीडियो में जो इस इंग्लिश कंपलसरी कोर्स 2 का था ऐसे राइटिंग, इसमें हमने डिटेल के साथ इसे पे बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो ज़रूर देखें। इससे आपका ऐसे राइटिंग की जो स्किल है वो बूस्ट हो सकेगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़े थे कि हम फिर इसे किस तरह से लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हम हमारे पास इसे का पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद हमारे पास बॉडी आता है और फिर कंक्लूजन आता है। बॉडी में कम अज़ कम हमने आपको बताया था कि 3 पैराग्राफ होना चाहिए और एक पैराग्राफ में एक आइडिया होना चाहिए। ओके, फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसे ऑन टीचर के, टीचर पे उन्होंने किस तरह से हम क्लासिफिकेशन ऐसे लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है। फिर उन्होंने टीचर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रेंडली टीचर है, एक है लेनेंट टीचर, एक है आइडियल टीचर, एक है स्ट्रिक्ट टीचर और एक है फनी टीचर। फिर उन फ्रेंडली टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं और इसका जो कंसिक्वेंस है आपको बताया है कि हमारा फ्रेंडली टीचर जो है वो हमारे पास कॉन्फिडेंट होते हैं स्टूडेंट के लिए, वो इंतहाई सादा और आम फहम अंदाज में स्टूडेंट को समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको पढ़ाई की तरफ राग़िब करते हैं और चीज़ें जो है वो समझते हुए स्टूडेंट को कन्विंस करते हुए उसको पढ़ाई करते हैं। तो हमारे पास फ्रेंडली टीचर का जो हमारे पास सोसाइटी पे इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मौसर है और इसके स्टूडेंट इंतहाई काबिल होते हैं उमूमन। इसके बाद लेनेंट टीचर है। लेनेंट टीचर उस टीचर को कहा जाता है जो ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और ना ज़्यादा फ्रेंडली हो, बस वो अपने काम से काम रखता है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होता लेकिन पनिशमेंट भी स्टूडेंट को नहीं देते और ज़्यादा फ्रेंडली भी स्टूडेंट के नहीं होता, बस नॉर्मल होता है। तो इस तरह का टीचर भी अहम होता है लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो जो है वो फ्रेंडली टीचर के साथ नहीं होता। फिर इसके बाद आइडियल टीचर है। आइडियल टीचर जो है, आइडियल टीचर ये एक ख्याली टीचर है, यह हमारे पास सबसे बेहतरीन टीचर है, इसको हम आइडियल टीचर कहते हैं। आइडियल टीचर जो है वो टीचर है जो स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते हैं, स्टूडेंट को जो है वो इनकरेज यानी उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, स्टूडेंट्स को रूट्स भी बताते हैं कि अगर आप ये पढ़ ले तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हमारे पास ये आइडियल टीचर जो है ना गार्डियन का कसर छोड़ता है स्टूडेंट में, न जो है टीचर का कसर छोड़ता है, किसी भी चीज़ का कसर नहीं छोड़ता, इसको हम आइडियल टीचर कहते हैं। आप इस पैराग्राफ में ये सारे बातें पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास है स्ट्रिक्ट टीचर। स्ट्रिक्ट टीचर जो है वो अपने काम से काम रखता है, जब कोई स्टूडेंट जो है वो होमवर्क नहीं करता वो बहुत हार्ड पनिशमेंट देते हैं, वो किसी का बात नहीं सुनता, जो है इससे स्टूडेंट जो है वो डरे होते हैं, वो उसका क्लास जो है वो बोरिंग सा होता है। ये सारे इफेक्ट जो है उन्होंने इस ऐसे में बताए हुए हैं। फिर हमारे पास फनी टीचर है। फनी टीचर के नाम से जाहिर है कि ये फनी टीचर है, लेकिन फनी टीचर इस तरह नहीं
नहीं है कि सिर्फ फनी फनी बातें करते हैं, आपको लताइफा सुनाते, आपको लतीफ़े सुनाते हैं और काम नहीं करता। ये काम के साथ साथ लतीफ़े सुनाते हैं, यानी ये जो है अपना काम आपसे निकलवाते हैं, लेकिन मज़ाहिया अंदाज से आपको निकलवाते हैं और आप इसके क्लास से बोर नहीं होते, आप इसके क्लास को एंजॉय करते हैं और इस बहुत सारी चीज़ों को आप समझते हुए चले जाते हैं। फिर इसके बाद जो है एक्सरसाइज के तौर पर आपसे कुछ चीज़ें जो है वो मांगी गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ लेनन टीचर, कि हमारे पास लेनन टीचर जो है वो जो नॉर्मल टीचर है इसके खुसूसियात क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है कि हाउ आर फनी टीचर्स डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिक्ट टीचर्स, कि फनी टीचर जो है वो किस तरह से स्ट्रिक्ट टीचर से डिफरेंट हो सकते हैं। फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि what kind or kinds of a teacher have you experienced during your education, कि किस तरह के आपकी एजुकेशन एजेस में या एजुकेशन टेन्योर में या एजुकेशन की उम्र में, यानी आप जब स्कूल में थे या यूनिवर्सिटी में थे या कॉलेज में थे, आपको किस तरह की टीचर मिले थे, आपने किस तरह की टीचर जो है वो फेस किए हैं, स्ट्रिक्ट टीचर जो आपने फेस किए हैं या थे, और फ्रेंडली टीचर आपने फेस किए थे, या लेनन टीचर या फनी टीचर, किस तरह से टीचर आपने जो है वो फेस किए हुए हैं। तो 2-3 टॉपिक जो है इस चैप्टर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी वीडियो के एख्तिताम करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। और जो आखिरी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बुक में जो आप के लिए दिया गया है वो है हमारी जो पॉलिटिक्स सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें कौन कौन से जो हमारे पास यूनिट है, सेनेट है या नेशनल असम्बली है, प्रोविजनल असम्बली है, फिर इसकी डिवीज़न क्या क्या है, फिर हमारे पास कौन सा हेड ऑफ द कंट्री है, और इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के एख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।